आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल रीजनरेशन में प्लांटिंग टेक्निक्स की। तो इसका एक पहले ही एक लेक्चर डिस्कस हो चुका है, बेसिक जो था कि आर्टिफिशियल रीजनरेशन क्या होता है, एंड देन उसमें आ जाती हैं प्लांटिंग टेक्निक्स। तो जब हम बात कर रहे होते हैं रीजनरेशन जो होता है फॉरेस्ट में, बेसिकली टू टाइप्स से ही होता है, नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल। तो नेचुरल रीजनरेशन में तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑलरेडी नेचर खुद पे खुद कोई भी रीजनरेशन खुद पे खुद नेचर के बेस पे हो रहा होता है, तो उसमें ये रहता है। और बेसिकली हम जब बात करते हैं आर्टिफिशियल रीजनरेशन की, तो उसमें हम बात करेंगे नर्सरी टेक्नोलॉजी एंड सीड सोइंग, सीड प्लांटिंग, जो भी टाइप की चीज़ें आएंगी सब प्लांटिंग टेक्निक्स आर्टिफिशियल रीजनरेशन में आएंगी। तो ये काफ़ी वास्ट टॉपिक रहता है, इसको एक उसमें डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसमें आज हम बात करने वाले हैं प्लांटिंग टेक्निक्स की आर्टिफिशियल रीजनरेशन में। प्लांटिंग टेक्निक्स, तो इससे पहले हमने नर्सरी टेक्नोलॉजी देखी, वो भी आर्टिफिशियल रीजनरेशन के अंडर ही आती है, क्योंकि नर्सरी भी हम तभी प्लांट करते हैं जब हमें प्लांटेशन करना होता है। किसी भी बाहर कोई वेस्ट लैंड है या कहीं भी हम प्लांट करवा रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं या फिर सीड सोइंग कर रहे हैं, नर्सरी प्लांट करेंगे, देन उनको ट्रांसप्लांट करेंगे। तो नर्सरी टेक्नोलॉजी के ऑलरेडी 3 या 4 एक्चुअली डिस्कस हो चुके हैं, तो वो भी आर्टिफिशियल रीजनरेशन के अंदर ही आता है। अब हम बात करेंगे प्लांटिंग टेक्निक्स की। तो क्या होती है प्लांटिंग टेक्निक्स, एंड ये भी 2 पार्ट में जाने वाला है ये लेक्चर भी। तो जैसे कि हमने बात कर ली थी आर्टिफिशियल रीजनरेशन के बारे में, क्या है, एक रिन्यूएबल ऑफ अ फॉरेस्ट क्रॉप बाय सोइंग, प्लांटिंग और अदर आर्टिफिशियल मेथड। सोइंग डायरेक्टली सीड सोइंग से भी हम कर सकते हैं, प्लांटिंग कटिंग प्लांटिंग करके कभी भी किसी भी फॉरेस्ट को रिन्यूएबल करवा रहे हैं हम, तो रिन्यूएबल करवा रहे हैं कह रहे हैं तो आर्टिफिशियली हम कर रहे हैं उसको, या फिर कोई और मेथड्स भी हो सकती हैं जैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस, एनी अदर मेथड्स भी अब आ गई हैं। तो एंड प्लांटिंग क्या होती है, प्लांटिंग रेफर्स टू, तो प्लांटिंग की अगर हम बात करें तो प्लांटिंग रेफर्स टू ट्रांसप्लांटिंग ऑफ सैपलिंग्स। सैपलिंग्स बेसिकली सैपलिंग्स क्या होते हैं कि कोई भी प्लांट जब हम सीड को सो करते हैं अराउंड 1 मीटर तक जब वो होता है तो उसे सीडलिंग स्टेज में रखा जाता है। बेसिकली यही रहता है, क्राइटेरिया कभी चेंज भी हो सकता है, तो ये चेक करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट 1 से 3 मीटर के जब लेंथ का हो जाता है तो वो एक कैटेगराइज हो जाता है कि वो सैपलिंग में आ जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं कि उससे बड़ा हो गया है, बेसिकली 3 मीटर ही है, अगर ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है डेटा, तो इसको हम नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे। उस अगर हम बेसिकली अगर ले फॉर एग्जांपल 3 मीटर से ऊपर बड़ा हो गया है हमारा कोई भी प्लांट, तो उसको ट्री की कैटेगरी में रख दिया जाता है। तो क्या है कि सैपलिंग इन द एरिया टू बी रीजनरेटेड आफ्टर दे हैव लिव थ्रू द क्रिटिकल स्टेज ऑफ जर्मिनेशन एंड इनिशियल डेवलपमेंट अंडर प्रोटेक्टेड कंडीशंस यूजुअली इन अ नर्सरी। तो क्या है कि जब भी हम किसी सैपलिंग को ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं किसी भी एरिया से, उसको रीजनरेट टू बी रीजनरेटेड एरिया कह सकते हैं हम, एंड आफ्टर दे हैव लिव थ्रू द क्रिटिकल स्टेज जर्मिनेशन इनिशियल डेवलपमेंट अंडर प्रोटेक्टेड कंडीशंस। तो यूजुअली हम नर्सरी में हम ये बात करेंगे, नर्सरी से हम कोई प्लांट ले रहे हैं एंड देन उसको प्लांटिंग कर आउट कर रहे हैं, कहीं और जाके उसको प्लांटिंग कर रहे हैं, सॉरी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो ये जो हम मेथड बोलेंगे ये आ जाएगी हमारी प्लांटिंग में। उसके बाद द फॉलोइंग बेसिक स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन आर्टिफिशियल रीजनरेशन। तो इसमें कौन कौन सी स्टेप्स हैं इन्वॉल्व हैं, तो नंबर 1 आ जाता है चॉइस ऑफ स्पीसीज़। तो ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। चॉइस ऑफ स्पीसीज़ क्या होती है कि कौन सी स्पीसीज़ का हम चॉइस, हमारी कौन कौन सी स्पीसीज़ हैं क्या है, एंड देन हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन ऑफ साइट सिलेक्शन भी मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। चॉइस ऑफ मेथड, कौन सी मेथड हम अप्लाई करेंगे, एंड स्पेसिंग भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर कह सकते हैं हम, कितना किस प्लांट के उसमें, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। अरेंजमेंट फॉर स्टाफ एंड लेबर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एंड सॉइल प्रिपरेशन, तो सॉइल प्रिपरेशन हो रही है तो उसके बाद है पेड्स एंड ट्रेंचेस एंड प्लांटिंग सीजन, एज एंड साइज ऑफ प्लांटिंग स्टॉक, प्लांटिंग मेथड्स एंड पैटर्न ऑफ प्लांटिंग।
तो बेसिकली हम इसमें अभी जो बात करने वाले हैं 10 पॉइंट की, इसमें हम बात करेंगे। एंड प्लांटिंग मेथड्स एंड पैटर्न ऑफ प्लांटिंग हम नेक्स्ट में देखेंगे, अदरवाइज ये थोड़ा लेंदी हो जा रहा है। नंबर 1 हम बात कर लेते हैं चॉइस ऑफ स्पीसीज़। तो ये क्या कह सकते हैं कि किसी भी स्पीसीज़ का ज़रूरी होता है कि करेक्ट स्पीसीज़ हम किसी भी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में हम करेक्ट स्पीसीज़ को चूज़ करें वहाँ पे ग्रो करवाने के लिए। और ये भी डिपेंड करता है कि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, कि वो रीजनेट वहाँ पे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे कि हम देख सकते हैं कि उसका प्लांटेशन, जिसका हम प्लांटेशन करवा रहे हैं, वो वहाँ पे जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव होता है उसी टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल कंडीशन वहाँ की होनी चाहिए, तो जिस बेस पे हमारी स्पीसीज़ वहाँ पे सर्वाइव कर पाए। और भी इसमें चीज़ें हो सकती हैं काफ़ी। तो स्पीसीज़ मेनली हम लोकल साइट की कंडीशन पे हमें देखना होता है। सबसे मेजर रोल तो हमें स्पीसीज़ सेलेक्ट करते वक्त यही देखना पड़ेगा कि वहाँ की साइट कैसी है। एंड नेक्स्ट में हम सिलेक्शन ऑफ साइट, ये भी इम्पोर्टेंट रहता है कि ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि ये भी फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एस्पेक्ट एंड टोपोग्राफी के बेस पे हम कहें, एंड हाँ एस्पेक्ट और टोपोग्राफी के बेस पे हम कह सकते हैं। एंड सॉइल कंडीशन, कैसी सॉइल कंडीशन में हम करें, तो साइट को देखना और साइट सिलेक्शन हमें इस बेस पे, मेनली इस बेस पे करनी होती है। एंड ये हमने लास्ट में डिस्कस कर लिया था। एंड चॉइस ऑफ मेथड, तो बेसिकली मेथड जो चॉइस करते हैं हम, एक तो होता है सोइंग, दूसरी होती है प्लांटिंग। नंबर 1 सोइंग एंड प्लांटिंग, दो मेथड ही होती हैं आर्टिफिशियल रीजनरेशन में। सोइंग मतलब जिसमें हम डायरेक्टली सीड सोन कर रहे हैं, सीड सो कर रहे हैं। एंड प्लांटिंग मीन्स कहीं भी एक पर्टिकुलर एरिया से हमने प्लांट को लिया एंड प्लांट करवा रहे हैं, या फिर हो सकता है हम कटिंग्स प्लांट करवा रहे हैं, कुछ भी टाइप की प्लांटिंग्स इसमें आ सकती हैं। तो ये एक वो रहता है कि, और इसमें एक चीज़ ये भी रहती है, थोड़ा सा चीज़ें ये रहती हैं कि अगर हम डायरेक्ट सोइंग कर रहे हैं तो काफ़ी इसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि सीड वेस्टेज होता है, सीड वेस्ट हो जाएंगे, और काफ़ी अदर सारी प्रॉब्लम भी आ जाएंगी। कहीं तो बर्ड्स, एनिमल्स ये सब सीड को खा लेते हैं कभी कभार, तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि कॉस्ट अगर हम कहें तो सोइंग का कॉस्ट लेस होता है, क्योंकि जब भी हम सीड को सो करवा रहे हैं डायरेक्टली तो उसमें उतना कॉस्ट नहीं लग रहा है। जब हम प्लांटिंग करवाते हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें होती है, लेबर लग रहा है, हमारी अदर जो भी स्टार्टिंग से टाइम पीरियड भी ज़्यादा होता है, फिर उसमें इरिगेशन करवाना है, जो भी चीज़ें हमें करवानी है, लेबर से ये सब, और जो भी मैं और हम और टेक्निक का यूज़ करते हैं हमने प्लांटिंग में, तो ये सब थोड़ा सा हमें कॉस्टली पड़ जाता है, बस एक चीज़ होती है। लेकिन जब सीड सोइंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वेस्टेज ऑफ सीड ज़्यादा होता है। एंड जो प्लांटिंग होती है उसमें कम सीड में ही हम अच्छे प्लांट ग्रो करवा लेते हैं, एंड उसमें हमारा थोड़ा सा डैमेज का और वीडिंग का खतरा भी नहीं रहता है इसमें, जो प्लांटिंग मेथड में हम अप्लाई करते हैं प्लांटिंग मेथड को। एंड स्पेसिंग, तो हम बात कर लेते हैं स्पेसिंग की। स्पेसिंग भी एक मेजर रोल रहता है, क्योंकि ऐसा है कि अगर हम कोई भी ट्री ग्रो करवा रहे हैं या फिर कोई प्लांटेशन करवा रहे हैं तो उनके बीच एक पर्टिकुलर स्पेस रहना चाहिए। ये भी देखना पड़ता है कि स्पीसीज़ कैसी है, कितने उसमें ब्रांचिंग कैसी रहती है, उसकी ग्रोथ रेट कैसी है, वो ज़्यादा जगह लेने वाला वो तो नहीं है, और हम ज़्यादा क्लोज भी नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमारी जो क्रॉप रहेगी उसमें इसका इफेक्ट चला जाएगा। एंड अदर भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं स्पेसिंग पर। इसमें हो सकता है कि डिस्टेंस, हम कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन वेरियस प्लांट पुट आउट इन अ फॉरेस्ट प्लांटेशन, उनके बीच का पर्टिकुलर डिस्टेंस रहना चाहिए। तो इसके भी फैक्टर होते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स इसके हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द स्पीसीज की जो ग्रोथ है उसका रेट कैसा है, मतलब ग्रोथ रेट देखना पड़ेगा स्पीसीज का। ब्रांची ट्रीज आर रेस्ड एट द वाइडर स्पेस, मतलब कि जो ब्रांच वाले ट्रीज़ होते हैं जिनमें बहुत सारी ब्रांचेस आ जाती हैं, तो काफ़ी ब्रांची ट्रीज़ रहते हैं, तो उनके बीच में वाइडर स्पेस रखना पड़ेगा, क्योंकि जब ब्रांच फैलेंगी तो हमें और को दूसरा प्लांट उससे इफेक्टिव ना हो। एंड स्पेसिंग इज़ टू बी इंक्रीज इफ़ ऑल प्लांट्स आर बीइंग प्लांटेड। तो स्पेसिंग क्या होती है कि इंक्रीज़ करनी पड़ती है, क्योंकि हमें बढ़वानी पड़ती है। स्पेसिंग इज़ टू बी इंक्रीज इफ़ ऑल प्लांट्स आर बीइंग प्लांटेड। और दूसरी अगर हम बात कहें तो क्लोजर स्पेसिंग टेंड टू रेज द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग, कहने का मतलब है जब हम बहुत क्लोज स्पेसिंग कर देंगे और नज़दीक में प्लांट्स को लगा देंगे, काफ़ी क्लोज स्पेसिंग में लगा देंगे, तो हमें ज़्यादा प्लांट अमाउंट चाहिए होगा, तो इसमें ज़्यादा कॉस्ट लगेगा। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं ये फैक्टर भी वो करते हैं।
मेजर रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि जो इंडिया में स्पेसिंग जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ हैं, ट्री स्पीसीज़ हैं, उनमें जो अडॉप्ट की जाती हैं। तो हम इसमें बात कर लेते हैं टेक्टोना ग्रैंडिस टीक की। इसमें लोअर क्वालिटी क्लास एरिया के लिए इसमें लिया जाता है हमारा 1.8 मीटर टू 1.8 एंड हायर क्वालिटी क्लास एरियाज़ के लिए 2.6 इंटू 2.6 मीटर का स्पेस रखा जाता है। एंड साल की हम बात करें तो सोइंग इन लाइन्स और स्ट्रिप्स तो 1.8 मीटर वेस्ट बंगाल में नॉर्मली दे रखा है एंड 3 to 3.6 मीटर इन यूपी एरियाज़ में। एंड बात कर लें तो यूकेलिप्टस की, यूकेलिप्टस वेरीज फ्रॉम 2 मीटर इंटू 2 मीटर टू 3.3 मीटर टू 3.3 मीटर। एंड सीमल की हम बात कर लें तो वेरीज फ्रॉम 4.5 मीटर इंटू 4.5 टू 11 मीटर इंटू 11 मीटर। ये वेरी करता है, ये प्लेस के हिसाब से भी वेरी करता है। एंड पॉपुलर की बात करें तो 4 मीटर इंटू 4 मीटर। एंड देन अरेंजमेंट फॉर स्टाफ एंड लेबर, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है हमारे इसका, अरेंजमेंट फॉर स्टाफ एंड लेबर। तो इसमें बात कर लेते हैं अरेंजमेंट फॉर लेबर मे बी मेड इन फॉलोइंग मैनर। नंबर 1, लेबर ऑन डेली वेजेस, तो डेली वेजेस के जो लेबर्स होते हैं उनका अरेंजमेंट देखना होता है। स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर होते हैं जो एम्प्लॉयड होते हैं, मतलब डेली वेजेस के बेस पे काम करते हैं, चाहे हम कहें तो नर्सरी प्लांटेशन का जो भी वर्क हो रहा होता है, ये डेली वेजेस वाले जो लेबर होते हैं वो कर रहे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से सुपरविज़न कर रहे होते हैं नर्सरी का, देख रेख करना, जो भी काम है उसमें सभी करना, तो इसके बेस पे इनको पे किया जाता है। एंड आफ्टर दैट मैनुअल वर्क थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स, तो कॉन्ट्रैक्टर्स हम कह सकते हैं कि हमने किसी ऐसा पर्सन जो एज अ कॉन्ट्रैक्टर हमने उससे कॉन्ट्रैक्ट की मतलब ले लिया, उसे दे दिया कि वो प्लांटिंग ऑपरेशन का जो भी मतलब काम रहेगा वो संभाल ले। जैसे फेंसिंग करना है, बर्स कटिंग करना है या फिर पिट डिगिंग करना है, जो भी काम करना है तो वो एज अ मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेकर सारा काम करवाएगा। हम कहेंगे कि वो लेबर्स का अरेंजमेंट करवाएगा। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भी ये करवा सकते हैं। लेबर बीइंग परमिटेड टू रेज एग्रीकल्चरल क्रॉप इन द प्लांटेशन एरिया, तो लेबर को क्या हो जाता है कि लेबर्स जो होते हैं उनको कुछ केसेस में क्या होता है, उन्हें अलाउ कर दिया जाता है कि वो अपना फूड क्रॉप को रेज करवा सकते हैं खुद से, मतलब विद इन द प्लांटेशन कह सकते हैं कि जहाँ प्लांटेशन वो करें उस एरिया में वो अपना खुद से फूड क्रॉप ये सब चीज़ें ग्रो करवा सकते हैं। और इसके बदले मतलब कि वो वहाँ पे काम कर रहे हैं तो उन्हें अलाउ कर दिया जाता है कि वो अपना जो भी पर्सनल मतलब चीज़ें रहती हैं कि वो फूड क्रॉप्स ये सब चीज़ें उन्हें अलाउ कर दिया जाता है ग्रो करवाने के लिए। अब बात करते हैं फेंसिंग की, तो फेंसिंग क्या है कि एक तरह से हम कहेंगे चार दीवारी करना। जब भी हम कोई क्रॉप लगवाते हैं, कोई नर्सरी प्लांट करते हैं या कोई प्लांटेशन कर रहा था, सबसे पहला खतरा उन्हें दूसरी चीज़ में ये रहता है, अगर हम उन्हें कहें तो कि कोई भी एनिमल आ सकता है आसपास से, जो हमारा छोटा प्लांट हमने लगाया है तो उसे मतलब ब्राउजिंग एनिमल कह सकते हैं, ग्रेजिंग एनिमल कह सकते हैं, और भी टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं जो डैमेज कर सकते हैं हमारे प्लांटेशन के जो प्लांट्स हैं उनको। तो इसमें क्या रहता है कि कुछ टाइप की हम फेंसिंग कर देते हैं चारों ओर से, मतलब एक तरह से चार दीवारी बनाना कहते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे एनिमल्स से, ब्राउजिंग एनिमल्स से भी हम कह सकते हैं, और ग्रेजिंग एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, सबसे हम अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डिनरी या बारबेट वायर फेंस भी से बोला जाता है। ऑर्डिनरी बारबेट बोला जाता है। वायर फेंसिंग तो बहुत कॉमन है, ये हर जगह ही देखने को मिलती है। वायर की फेंसिंग थोड़े से कुछ ऐसे वायर होते हैं जिनमें शार्पनेस भी रहती है तो वो चुप जाते हैं एकदम से, तो उनकी सबकी फेंसिंग कर दी जाती है चारों ओर से। जो भी हमारा प्लांटेशन एरिया है, प्लांटेशन फॉरेस्ट को हम कह सकते हैं, ये कहते हैं डोमेस्टिक जो कैटल होते हैं उनसे प्रोटेक्ट रख देता है, मतलब थोड़ा प्रोटेक्टेड रहती है हमारी जो भी प्लांटेशन एरिया है। एंड आफ्टर दैट इसमें हम यूज़ भी कर सकते हैं, आयरन रॉड का यूज़ करते हैं, मेनली वायर का यूज़ करते हैं। एंड गेम प्रूफ फेंस, ये दूसरी सेकंड टाइप की एक फेंसिंग है, गेम प्रूफ फेंस। इसमें भी यूजुअली हम इसको फॉरेस्ट प्लांटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी गेम एनिमल्स जो रहते हैं उनसे बचाने के लिए हम इन्हें करते हैं। एंड नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं स्टोन वॉल। स्टोन वॉल भी है, जैसे स्टोन से ही पता चला कि स्टोन की वॉल दे दी जाएगी,
चारों साइड से हम स्टोन वॉल से फेंसिंग कर देंगे। तो ये भी प्रोटेक्टेड, एक तरह से हम कह सकते हैं कि इससे भी हम फॉरेस्ट प्लांटेशन एरिया को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट सॉइल प्रिपरेशन, सॉइल प्रिपरेशन की बात करने वाले हैं इसमें। इन एरियाज़ where planting is to be done, the soil must be prepared either manually or mechanically to meet the following object। यहाँ on mechanically नहीं और mechanically होगा। For removing the roots of weeds and other undesirable species so as to reduce competition। नॉर्मली क्या रहता है कि सॉइल प्रिपरेशन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जो भी वीट की रूट्स हैं और भी जो अदर स्पीसीज़ हैं जो नहीं हमें ग्रो करवानी है वहाँ पे, उन सब को हमें रिमूव करना है। एंड ताकि क्या कर सकें हम, जो कंपटीशन होने वाला है हमारी क्रॉप एंड अदर वीट्स के बीच में, उसको रिड्यूस कर पाएँ। सो इसके लिए फर्स्ट थिंग हमें यही करनी पड़ती है कि हमें उन्हें उनकी रूट्स को रिमूव करना होता है। फॉर हेल्पिंग द सीडलिंग कटिंग्स टू डेवलप अ लॉन्ग एंड अ हेल्दी रूट सिस्टम। तो सीडलिंग और कटिंग को हमें मतलब इससे हेल्प हो जाएगी क्या करने के लिए, एक अच्छे और हेल्दी रूट सिस्टम को डेवलप करने के लिए। फॉर एडिंग रेन वाटर टू पेंट्रेट डीप इनटू द सॉइल सो दैट मॉइस्चर इज रिटेन फॉर लॉन्गर पीरियड। तो कभी कभार क्या होता है, बहुत जगह पे लोग वेट करते हैं रेनिंग का, जबकि वहाँ पे इरीगेशन ये सब चीज़ें भी होती हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है रेन वाटर में ये चीज़ होती है कि जिससे सॉइल अच्छा मॉइस्चर रिटेन कर लेती है, जिससे कि लॉन्ग टाइम के लिए हमें वाटर की कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है, प्लांट को भी नहीं फेस करनी पड़ती है। एंड देन पिट्स एंड ट्रेंचेस। एंड पिट्स एंड ट्रेंचेस, तो जब भी हम प्लांट को प्लांटेशन कर रहे होते हैं तो हमें पिट्स और ट्रेंचेस बनाने पड़ते हैं, गड्ढे खोदने पड़ते हैं जिसमें हम अपना प्लांटिंग करेंगे। तो इसमें इसके भी टाइप्स होते हैं। नंबर 1 हम बात करेंगे ऑर्डिनरी पिट का। इसका जो नॉर्मली वो रहता है साइज रहता है 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर है बेस में, एंड 45 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर है टॉप में, एंड डेप्थ जो रखी जाती है वो 30 सेंटीमीटर के राउंड रखी जाती है। नॉर्मली ऑर्डिनरी पिट्स की हम बात कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट आते हैं सॉशर पिट। द अ पिट इज डग आउट इन द सेंटर ऑफ सॉशर स्ट्रक्चर ऑफ अबाउट 1 मीटर रेडियस, उसमें तस्तरी नुमा लाइक पिट होंगे। एंड क्रेसेंट पिट, तो ये रहता है कि इसका जो हम अगर बात करें तो सॉशर शेप, ये भी क्या रहता है कि 1 मीटर की रेडियस में सॉशर का जो मतलब कहें तस्तरी नुमा इसका डिज़ाइन होगा, तस्तरी जैसी होती है उसके उसमें ये किया जाता है। एंड रिच एंड डिच, सेंटर ऑफ सॉसर कहेंगे। इसमें एक चीज़ होती है कि सेंटर ऑफ सॉसर हम बात करें 1 मीटर की रेडियस रखी जाती है उसकी, इस पिट की। एंड रिच एंड डिच, दिस इज अ पार्ट फिल्ड ट्रेंच विथ रिच अलॉन्ग इट एंड शूटेड फॉर स्लोपिंग ग्राउंड। तो स्लोपिंग ग्राउंड में जब हम प्लांटेशन करना होता है, जिस टाइप की हमें पिट चाहिए होती है वहाँ पर रिच एंड रिच टाइप के पिट को हम बनाएंगे। एंड रिच आर मेड ऑन द लोअर साइड ऑफ द ट्रेंच की क्या होता है लोअर साइड में ये बनाए जाएंगे। सेल्फ ट्रेंच, इस टाइप के ट्रेंचेस में क्या रहता है कि ये हम कहेंगे कि सेल्फ एट वन एंड पे एक ट्रेंच के साथ एक सेल्फ बनाया जाता है। एंड सूटेड फॉर पेनिसुलर सॉइल्स के लिए हम कहेंगे जहाँ पे क्या होता है कि वेटिंग होने पे, मतलब गीले और सूखी होने पर जो क्ले लेयर फॉर्मिंग कहेंगे हम, क्ले की एक लेयर बन जाती है इस एरिया में, तो वहाँ पे ये वाले ट्रेंच यूज होते हैं, बनाए जाते हैं। एंड डबल ट्रेंच, इसमें क्या किया जाता है कि 2 ट्रेंच बनाए जाएंगे, एक को सॉइल से फिल किया जाएगा, दूसरे को एम्प्टी रखा जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि लेटर यूज फॉर स्टोरिंग वाटर एंड हैंस इज मेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द स्लोप। और एक मतलब ऐसे हो कि वाटर स्टोर करने के लिए रखा जाएगा। एंड स्लोप वेयर द फिल्ड ट्रेंच इज़ यूज टू प्लांटिंग सीडलिंग, और जो फिल्ड ट्रेंच होता है उसको सीड प्लांटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। प्लांटिंग सीजन, तो प्लांटिंग सीजन भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
ये भी डिपेंड करता है किसी भी एरिया की, हम कहें लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। स्पीसीज जो मतलब स्पीसीज दोज बीइंग प्लांटेड, जो स्पीसीज हम प्लांट करने वाले हैं उन पे डिपेंड करता है, और प्लांटिंग मेथड पे, कौन सी प्लांटिंग मेथड हम अडॉप्ट करने वाले हैं उस पर भी डिपेंड करता है। एंड मानसून प्लांटिंग, इसमें कॉमनली हम जो भी सीजन रहते हैं उनके बारे में बात करेंगे। नंबर वन मानसून प्लांटिंग। तो ये मेनली क्या रहता है कि जुलाई टू लेट सितंबर का टाइम रहता है। इस समय इंडिया के मोस्टली पार्ट में ये वाली प्लांटिंग की जाती है मानसून के टाइम की। इसमें क्या रहता है कि जो मतलब हम कहें तो साउथ वेस्ट मानसून का टाइम रहता है, और इस समय जो एक प्रेसिपिटेशन रहती है तो अच्छी रिसीव कर सकता है कोई भी एरिया। इस समय वो स्पीसीज जो मानसून प्लांटिंग को अडॉप्ट करती हैं वो मतलब अच्छी रहती हैं, वो हम इस समय प्लांट कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं प्री मानसून प्लांटिंग का। तो जैसे मलबरी का एक प्लांट है, वो फरवरी के टाइम पे हम इसमें ग्रो करवाते हैं। कुछ स्पीसीज होती हैं जिनमें हमें प्री मानसून प्लांटिंग भी करनी होती है, जिसमें क्या रहता है कि इसमें नॉर्मली क्या रहता है कि इरिगेशन जहाँ पॉसिबल हो वहाँ पे हम कर सकते हैं, जहाँ इरिगेशन एरिया जहाँ पर इरिगेशन पॉसिबल हो, और जिस भी स्पीसीज़ को हम ग्रो करवा रहे हैं वो इरिगेशन वाले वाटर से सर्वाइव कर ले। तो प्री मानसून मलबरी का एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। विंटर प्लांटिंग आफ्टर द मानसून प्लांटिंग सीजन, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांटिंग सीजन इन इंडिया। सम हिल स्पीसीज लाइक, अगर हम इसमें बात करें तो इसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट है इंडिया में, लाइक एज वॉलनट, ब्रॉड लीव्ड स्पीसीज इन द वेस्टर्न हिमालयाज आर प्लांटेड इन विंटर बिफोर द स्नोफॉल। तो स्नोफॉल होने से पहले ही इनमें प्लांटेशन कर दी जाती है। कुछ ब्रॉड लीफ स्पीसीज हैं जिनमें कॉमनली विंटर प्लांटिंग की जाती है। एंड स्प्रिंग प्लांटिंग किस में की जाती है, तो दिस इज़ अ सीजन द स्नो मेल्ट्स एंड वाटर इज़ मेड यूज़ ऑफ इरीगेट द प्लांटेशन एरिया। उस समय जब स्नो मेल्ट हो रही होती है, ये नॉर्मली लद्दाख एरिया कह सकते हैं या लाहौल स्पीति वाले एरिया में ये अप्लाई होते हैं, उस जगह ये प्लांटिंग होती है। जब क्या रहता है साउथ वेस्ट मानसून डज नॉट रीच, जब तक कि साउथ वेस्ट मानसून नहीं पहुंचा होता है उस समय में ये प्लांटिंग की जाती है। और इसमें क्या रहता है कि जो स्नो मेल्टिंग वाला वाटर होता है उसको इरिगेशन पर्पज़ के लिए, प्लांटेशन एरिया में इरिगेशन के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है स्प्रिंग प्लांटिंग। एज एंड साइज ऑफ द प्लांटिंग स्टॉक, ये भी अनदर पॉइंट है जो इसी पार्ट में आता है। किसी भी प्लांट का उसकी एज, अब हो सकता है कि कभी कभार हमारा 2 ईयर का प्लांट हो गया, 3 ईयर का हो गया, और फिर हम उसको प्लांटिंग करवा रहे हैं तो वो नहीं होगा, क्योंकि इनका भी रहता है कि कुछ एज पीरियड रहेगा कि इतने पीरियड तक वो हो सकता है, उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो फिर ट्री की फॉर्म में आ जाएगा, फिर उसी एरिया पे सर्वाइव कर सकता है। अदरवाइज़ वो सर्वाइव नहीं करेगा, दूसरी जगह हम उसको प्लांट करें। तो जैसे हम एग्जाम्पल ले लेंगे, तो अगर हम बात करें एबिस विंड्रो की, तो उसमें नॉर्मली क्या रहता है कि जो एज रहती है 50 मंथ रहती है, और उसकी जो अप्रॉक्स हाइट रहती है वो 20 to 25 सेंटीमीटर तक होती है, जो इसका मतलब प्लांटिंग स्टॉक हम इस एज तक उसके करवा रहे हैं। एंड सेकंड में अगर हम बात करें देवदार, सीड्रस देवदार का या देवदार की, तो इसकी जो रहती है 30 to 40 अराउंड, हम कह सकते हैं 42 मंथ की जब एज रहेगी, हो जाएगा प्लांट, तो इसकी जो हाइट हो जाएगी अराउंड 20 to 25 के अराउंड हो जाएगी। तो इस समय हम इसको प्लांट करवा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा हो गई, ये बहुत ज़्यादा टाइम का हो गया, अब 3 ईयर तो इसमें चले जाते हैं मंथ में, खैर अगर उससे ज़्यादा हो गया 4-5 ईयर का हो गया तो हम इसे नहीं करवा पाएंगे। एंड ये भी डिपेंड करता है अलग चीज़ों में। एंड ये कि द एज एंड साइज ऑफ सीडलिंग टू बी ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम द नर्सरी टू द फील्ड वेरीज, तो ये भी वेरी करता है विद द प्रीवेलिंग क्लाइमेटिक कंडीशन, कैसी है, फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है, एंड द मेथड ऑफ प्लांटिंग टू बी अडॉप्टेड, इसमें भी ये वेरिएशन रहता है, ये फैक्टर्स रहते हैं कि इन पे अलग अलग रहेगा, हर स्पीसीज में स्पीसीज टू स्पीसीज अलग रहेगा। हो सकता है कुछ प्लांट क्या हो कि वो कुछ मंथ में ही हमें ट्रांसप्लांट करना हो, कुछ में क्या होता है कि 2-3 ईयर लग रहे हैं तो ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, कुछ 3-4 ईयर्स के बाद भी हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, या कुछ में कह सकते हैं हम 7-8 मंथ तक हम रख सकते हैं उसको नर्सरी में, एंड देन उसको ट्रांसप्लांट करेंगे। तो ये अभी क्लाइमेटिक कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, स्पीसीज पे डिपेंड करता है।
तो ये लास्ट था। एंड इसके बाद का है हमारा प्लांटिंग टेक्निक्स एंड पैटर्न ऑफ प्लांटिंग, वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे।